नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण प्लस संस्कृत शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको टारगेट रखना है कि 15 में से 12 प्लस करना है दोस्तों। तो देखिए, चलते हैं पहले प्रश्न पे। यानी कि जो आपके जैसा रीट में पेपर बनेगा उसी पर है, जैसे एक मॉडल पेपर है ये। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी कम है। तो देखिए, कति अनुनासिक वर्णः। और एक चीज़ ये बता देता हूँ, प्रश्नों की संख्या कम क्यों है। आप सोचते होंगे प्रश्न कम है, 30 होने चाहिए, उसकी जगह 15 है। तो क्यों 15 है? क्योंकि ये 15 है वो आपके लेवल है ना, मतलब हार्ड से हार्ड लेवल है वो 15 है। बाकी देखिए 15 इजी डाल के फिर कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कति अनुनासिक वर्णः, कि अनुनासिक जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो आपको पता है दोस्तों अनुनासिक वर्ण कौन से होंगे, आपको बता देता हूं मैं। देखिए एक मिनट, ये होते हैं अनुनासिक। ठीक है, यमंगणन है ना, यमंगणन, य म, इसे अंग बोलते हैं, यमंगणन वर्ण वर्ण है ना। तो यमंगणन, यमंगणन ये है कुल मिलाकर अनुनासिक वर्णों की 5 संख्या। यानी कि जो भी वर्ग होते हैं, के वर्ग है ना, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, इनके जो अंतिम 5वां वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है ना। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 1 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि कृष्ण अर्धि पदे संधि विच्छेदम अस्ति। कृष्ण अर्धि है ना, कृष्ण अर्धि, कृष्ण रिद्धि, कृष्णा अर्धि, कृष्णाधि। तो देखिए इसमें जो बीच में ये प्लस भी आएगा। ठीक है, टाइप मिस्टेक के कारण हो गया। अब देखिए इसमें कृष्ण तो आएगा नहीं, तो ये दोनों विकल्प हट जाएंगे। आएगा कृष्ण, अब कृष्ण अर्धि होगा या कृष्ण रिद्धि होगा, तो कृष्ण रिद्धि होगा दोस्तों। कैसे? तो आपको बता दूं कि इसमें देखिए कृष्ण है ना, कृष्ण धन रिद्धि होगा, ये सब होता। ठीक है, अब हण में क्या है दोस्तों, हण में ए है। यानी कि ए या आ में जब ये क्या है, री आए है ना, तो दोस्तों अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है ना। और जब अर बनता है तो ये संधि हो जाती है गुण संधि है ना, और यहाँ पे कृष्ण अर्धि शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निर्द्वंद्वम शब्दे समास है किम अस्ति। प्रश्न संख्या 3 समास से आया है। निर्द्वंद्व में समास पूछा है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है या अव्ययभाव है। तो निर्द्वंद्व में द्वंद्व नहीं है, कर्मधारय नहीं, द्विगु नहीं है, बल्कि अव्ययभाव समास है दोस्तों। कैसे? तो देखिए पहली चीज तो आपको बता दी कि अव्ययभाव की विशेषता है उपसर्ग या अव्यय आना है ना। प्रथम पद है वो उपसर्ग या अव्यय आना, और यहाँ पे जो निर है दोस्तों, निर ये क्या है, ये उपसर्ग व अव्ययी तो है ना। तो बिल्कुल यहाँ अव्ययभाव होगा। इसके अलावा देखिए जब समास का विग्रह करते हैं दोस्तों तो कैसे होगा, निर्द्वंद्व में है तो इसका वापस हो जाएगा द्वंद्वस्य अभाव है ना, द्वंद्वस्य अभाव है। याद रखना उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति आएगी और बाद में अभाव है लगा देते हैं ना, तो ये इसका विग्रह हो जाए द्वंद्वस्य अभाव है ना, ये निर्द्वंद्व। इसी प्रकार निर्मक्षिकम तो मक्षिका नाम अभाव है ना। निर्जनम तो जननाम अभाव है। निर्भयम तो भयस्य अभाव है ना। यानी षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, बाद में अभाव लगा देंगे, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो दोस्तों जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। एज इट इज आपके ये जो भी आपके मतलब एग्जाम पेपर आता है उसी पैटर्न पर ये प्रश्न है ना बनाए गए हैं प्रश्न पत्र। कि क्रीड धातु लट लकारे उत्तम पुरुष का बहुवचन कौन सा है ना। तो देखिए ये प्रथम पुरुष होता है, फिर आ जाता है मध्यम पुरुष, और फिर आ जाता है उत्तम पुरुष। इधर एक वचन होता है, फिर द्विवचन होता है, और फिर बहुवचन होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रीड़ाम है तो ये बिल्कुल सही है। क्रीड़ धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन ये क्रीड़ा में ही है ना, ये सही हो जाएगा। बाकी जो क्रीड़ामी है वो हो जाएगा आपके उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा दोस्तों। क्रीड़ाव है ये उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे, और जो क्रीड़त है वो यहाँ हो जाएगा,
यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रीडत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्रीड धातु ये लट लकार वर्तमान काल कारक है जो बिल्कुल याद करना। तो प्रश्न संख्या 4 में दोस्तों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर कि अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि जो अव्यय पद है ना, जो अव्यय पद है दोस्तों, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना। अव्यय उपसर्ग टॉपिक आपका है, तो देखिए वाक्य आ रखा है कि अहम में योगाभ्यास, देखिए हिंदी अनुवाद आना जरूरी है। अहम यानी मैं, योगाभ्यास यानी योग अभ्यास के लिए, रिक्त स्थान है दिनम यानी दिन, आगमिष्यामि भविष्य काल का है ना, लट लकार का यानी आऊँगा। मैं योग का अभ्यास करने के लिए दिन आऊँगा, तो किस दिन मतलब दिन आऊँगा, तो कौन सा यहाँ पे सही विकल्प रहेगा ना, तो सह यानी 7वें दिन आऊँगा, 7वें दिन आऊँगा ऐसा वाक्य नहीं होता, ये हट जाएगा। इदानीम यानी इस समय या अब, तो मैं योग अभ्यास के लिए इस समय दिन आऊँगा, ये भी गलत है। मैं योग अभ्यास के लिए 7वें दिन आऊँगा, ये भी गलत है ना। मैं योग अभ्यास के लिए सुबह के दिन आऊँगा, नहीं, प्रातः दिन नहीं होता, प्रातः काल हो जाएगा, प्रातः काल होगा ना, दिन नहीं होगा। ठीक है, जबकि बच्चा यहाँ पे प्रति, यही सही है कि मैं योग अभ्यास के लिए, प्रति का अर्थ वैसे की ओर भी होता है ना, की ओर भी होता है, और यहाँ पे होगा प्रत्येक। ठीक है, यानी मैं योग अभ्यास के लिए प्रत्येक दिन आऊँगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 5 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, और प्रश्न संख्या 6 आपको पता है जो रीट में नया टॉपिक जुड़ा है ना, रीट में नया टॉपिक है, 2 टॉपिक जुड़े हैं, एक तो संख्या ज्ञानम और एक समय घटिका, है ना। तो वहाँ से भी आपके प्रश्न लिए गए, तो ये कहाँ से आया है, ये संख्या से आया दोस्तों। ठीक है, कि तस्मीन भवने, उस भवन में, अब देखिए ये दे रखा आपको, ऐसे भी प्रश्न आ सके, 36 है ना, 36 है ना, विद्युत व्यंजनानी संति, उस भवन में 36 विद्युत व्यंजनानी, व्यंजनता तब मिठाई होती है ना, व्यंजनानी है यानी कि पंखे, उस भवन में विद्युत के यानी लाइट के जो है बिजली के 36 पंखे हैं, है ना। अस्ति एक वचन, संति बहुवचन, संति 36 पंखे हैं। तो रिक्त स्थान, पूरे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 को, तो 60 63, 60 यानी 6 और 63 यानी 30, ऐसे बना लिया करो जब नहीं आता है। 6 + 30 बराबर हो जाएंगे 36, तो यहाँ वाक्य में आ जाएगा 60 63। 63 3 और 60 कितने हो गए 63, 8 63 8 और 30 38 हो जाएंगे, और 60 60 6 और 60 66 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 36 पूछा है तो 60 63 हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। सूक्ति का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सूक्ति ही पूर्यत, सूक्ति को पूरा कीजिए, रिक्त स्थान कुतः है धर्म। अब ये तो जिनका पढ़ा हुआ वहीं कर सकते हैं, है ना। कुतः है यानी क्या या कहाँ से, कुतः यानी वैसे कहाँ होता है, वो कुत्र यानी कहाँ होता है, कुतः यानी हो जाएगा या तो क्या, और यह हो जाएगा कहाँ से, है ना, ये कहाँ से बाद की चीज़ है। ठीक है, यानी क्या होगा कि कहाँ से, उसका कहाँ से धर्म है ऐसा, या फिर उसका क्या धर्म है ना, इसको रखो इसको प्राथमिक रखो आप क्या को, कि बालक से कुत्र, बालक का क्या धर्म है, नहीं बालक नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे राज्य भी नहीं है, राजा भी, और नरपश्य राजा का ये भी नहीं है ना। यहाँ हो जाता तस्करश्य, ऐसा कहा जाता है कि तस्करश्य कुतः धर्म, कि तस्कर यानी क्या होता है, चोर, तस्कर क्या होता है, चोर, यानी चोर का क्या धर्म है, ये बिल्कुल सही सूक्ति है ना। तो दोस्तों जो आपके प्रश्न संख्या 7 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो दोस्तों जो 7 प्रश्न थे ये आपके संस्कृत व्याकरण के थे। अब जो 8 प्रश्न है वो होंगे टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों के। ठीक है, तो देखिए 8वां प्रश्न है कि पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति, पठन कौशल का उद्देश्य क्या है, पठित्वा मौखिक अभिव्यक्ति करना, पढ़कर मौखिक अभिव्यक्ति ही करना, ये गलत है। क्यों, केवल मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती है ना, पढ़कर लिखित अभिव्यक्ति, अगर ये दोनों साथ में आते तो देखते हम क्या करना है ना। पठिता लिखित अभिव्यक्ति केवल पढ़कर लिखना, ये भी गलत है। पठितार्थ ग्रहणम या केवलम पठनम, तो केवलम तो शब्द हट जाएगा, है ना। पठित्वार्थ ग्रहणम यानी पढ़कर ग्रहण करना, बिल्कुल सही है ना। पठन किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ लेते हैं पढ़ना किसे कहते हैं, जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं उसे आत्मसात करना, उसे ग्रहण करना, है ना, वो कहलाता है पठित्वा ग्रहणम। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 8 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों कि काव्य शिक्षणे रसानुभूति कस्मिन सोपाने भवति, कि जो काव्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, कविता है, उसमें जो रस की अनुभूति है वो किस सोपान में होती है।
प्रस्तुतिकरण में नहीं, यहाँ तो विषय जो भी है उसे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में कठिनाई का निवारण किया जाता है, ये तो मुश्किल काम है। अशुद्धि संशोधनम, अशुद्धि का संशोधन किया जाता है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। लेकिन यहाँ रसानुभूति, या तो आनंद लेना। अब काठिन्य निवारण और अशुद्धि संशोधन में किसी आनंद नहीं आता ना, शेषवर वाचन में हमेशा आनंद आता है। यानी कि जो शेषवर वाचन है उसका मुख्य उद्देश्य है आनंद अनुभूति, आनंदानुभूति, या फिर कह सकते हैं दोस्तों रसानुभूति। ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 9 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, कि वर्धा शिक्षा योजना केन प्रतिपादित है। कि जो वर्धा शिक्षा योजना है ना, ये किसने प्रतिपादित की थी। पिछला वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लेलिस्ट पे जाना आप, है ना। इस शिक्षा को कहते हैं बेसिक शिक्षा, उस पर भी ऐसा एक प्रश्न बनाया गया है, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है ना। ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल प्रश्न। बेसिक शिक्षा है जो दोस्तों, इसे ही वर्धा शिक्षा कहा जाता है, दूसरा नाम, है ना। ये किसने दी थी, महात्मा गांधी ही, विनोबा भावे, आर एन ठाकुर या स्वामी विवेकानंद। तो महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किया था दोस्तों, है ना। इन्होंने कहा कि बालक या व्यक्ति जो भी करता है वो हाथ से करके सीखे, हाथ से चीज़ें बनाए, यानी कि हस्तकला या हस्तशिल्प, है ना, की प्रधानता इन्होंने इस शिक्षा में दी थी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 है, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, कि व्याकरणात्मक प्रश्नानि भवन्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये प्रश्न है, आपके बता दूं मैं, कि अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो ऐसा समझ लो कि टप से टप, है ना, टप से टप हो गया अपना स्टैंडर्ड। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न जो जिन्होंने स्पेशल जो संस्कृत डिपार्टमेंट से ना, संस्कृत डिपार्टमेंट से ना, वहाँ ये प्रश्न आ रखा था, वहाँ से मैं यहाँ लेके आया हूँ इस प्रश्न को, क्योंकि मुझे मोस्ट प्रश्न लगा कि व्याकरण के प्रश्न होते हैं गीत विदो, खंडान्वय विदो, भाषानुवाद विदो, दंडान्वय विदो। तो देखिए भाषानुवाद विदो और गीत विदो में हटा दो। बात है खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि, पद्य शिक्षण की विधियां हैं, है ना। दोनों में अन्वय से संबंधित वाक्य की प्रधानता होती है ना, अन्वय से संबंधित वाक्यों की ही प्रधानता होती है दोनों में। अब दोनों में अंतर ये है कि जो दंडान्वय विधि है ना, इस दंडान्वय विधि में व्याकरण के प्रश्न होते हैं, व्याकरण के प्रश्न पूछ जाते हैं। जबकि जो खंडान्वय विधि है, इसमें अपने जो साहित्य विषय वस्तु है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 11 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, यदि छात्र है उत्तरम न ददाति। सीटेट में प्रश्न पूछा गया है कि यदि छात्र उत्तर नहीं देता। अब ऐसा मत सोचिए ये इजी प्रश्न हमको आता है, नहीं, आपको आता है ना, बस ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। यदि छात्र है उत्तरम न ददाति, यहाँ यदि छात्र उत्तर नहीं देता है, देखिए आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं जी, आपको आ रहे हैं इसका मतलब आपकी जो तैयारी है ना, आपकी तैयारी है वो क्या है, बेस्ट हो रखी है। ठीक है। तो देखिए यदि छात्र उत्तर नहीं देता तो क्या करे, स्वयं उत्तरे, शिक्षक को खुद उत्तर देना चाहिए। अब देख खुद उत्तर देते हैं तो बालक से क्यों पूछते हैं ना, तो ये नहीं होगा। दंडम, दंड तो शब्द ही गलत है, हटा दो, दंड तो देना ही नहीं है ना। अन्य पृष्ठवा, कोई और प्रश्न पूछ लिए, नहीं, पहले उसका तो समाधान करो। उससे बालक को पूछो कि तू क्यों नहीं बता रहा, यानी कारणम अन्वेषणीयम, कारण की खोज करो कि क्या कारण है, तो पता चलेगा कि छात्र उत्तर क्यों नहीं देता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर, कि भवतः मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा। कि आपके मत अनुसार शिक्षा के किस क्षेत्र की समस्या है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, ये पूछा है। प्राथमिक क्षेत्र से, उच्च प्राथमिक क्षेत्र से, माध्यमिक क्षेत्र से, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र। अब देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में पूछी है, मान लीजिए जैसे लेखन संबंधी कोई समस्या हो गई, पठन संबंधी कोई हो गई, उच्चारण संबंधी कोई समस्या हो गई, है ना। तो इन समस्या का सुधार आप किस स्टेज पर कर सकते हो, 1 से 5 वाले बालकों तक ही कर सकते हो, है ना। इसी स्तर पर आप ये सारी जो समस्याएं हैं इनका सुधार कर सकते हो ना। क्यों, क्योंकि जो 1 से 5 है वो विद्यालय की नींव है, और अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो ये बाकी का जो मकान है वो मजबूत नहीं होगा, है ना। अब मान लीजिए कोई उस प्राथमिक बालक पढ़ रहा है, कक्षा 7 या 8 का बालक है ना, अब उसे सही से उच्चारण नहीं आता, क्या आप उस स्टेज पर उसका उच्चारण सुधार पाओगे, नहीं सुधार पाएंगे ना, क्योंकि उसे किताबें पढ़ाएंगे या फिर उच्चारण सुधारेंगे उसका, है ना। तो आपके प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14, कि पूर्णात अंशम प्रति सूत्रस्य पूरक अस्ति। कि जो पूर्ण से अंश के प्रति जो सूत्र है वो किसका पूरक है। सरल से कठिन है, गलत है, विशेष से सामान्य ये भी नहीं है। और देखिए एक ऑप्शन ये है कि न जन्मी, नहीं जानते हैं। तो देखिए दोस्तों नहीं जानते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपके जो एग्जाम में 1 नंबर
कट हो जाएगा, नहीं जानेंगे। ऐसे कैसे नहीं जानेंगे, जब हमने पढ़ा तो बिल्कुल जानेंगे, है ना दोस्तों। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, हम जान रहे हैं कि पूर्ण से अंश है मतलब विश्लेषण से संश्लेषण किया जाता है। यानी कि पूर्ण से अंश अगर पूछे कि किस मनोवैज्ञानिकों ने दी, तो जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, समग्रवादी है, पूर्णाकारवादी है, अंतर्दृष्टि वाले, जो मतलब वर्तिमर, कोपा, कोलर वगैरह ये है, कर्टलेविन वगैरह ना, ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, इन गेस्टाल्ट संप्रदाय की ही देन है पूर्ण से अंश की ओर ना। इसमें एक चीज़ समग्र होती है, फिर उसके अंश किए जाते हैं ना, वही है संश्लेषण विश्लेषण करना। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15, आज के अंतिम प्रश्न पे, कि द्रुत पाठस्य महत्वपूर्णम पदम अस्ति, है ना, कि जो द्रुत पाठ है ये महत्वपूर्ण पद किसका है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो आप ये। शेषुर वाचन का है, मौन पाठन का है, उच्चारण अभ्यास है, वर्तनी अभ्यास का है। वर्तन अभ्यास, ठीक है, वर्तन अभ्यास का नहीं है, ना ही उच्चारण अभ्यास का। वाचन के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, शेषवर और मौन पाठन। अब इनमें से किसका है, तो दोस्तों इनमें से जो मौन पाठन है उसी का है, ठीक है। मौन पाठन के दो प्रकार है, वापस मौन पाठन के दो प्रकार, एक होता है गंभीर, है ना, और एक होता है दोस्तों द्रुत, ठीक है। गंभीर में गंभीर रूप से मनन चिंतन करके मौन वाचन किया जाता है, बिना होठ हिलाए मन ही मन में पढ़ा जाता है ना। इसका उद्देश्य होता है गंभीर मौन पाठन की, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे आत्मसात ही करना है ना, चुपचाप गंभीर होकर ना, सीरियसली होके। द्रुत है तेजी से पढ़ना, तेजी से क्यों पढ़ते हैं, केवल आनंद के लिए मौन वाचन करते हैं ना, समय की बचत के लिए करते हैं या आनंद के लिए करते हैं। तो द्रुत पाठ किसका महत्वपूर्ण पद हो जाएगा, मौन वाचन का, मौन पाठन का। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो प्रश्न संख्या 15 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के संस्कृत व्याकरण और संस्कृत शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और दोस्तों ये एक रिक्वेस्ट भी है मेरी, क्योंकि कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाले हैं, बाद में आप कहोगे है ना कि नंबर कट गए, वो हो गया, तो इससे पहले अच्छी तैयारी कर लीजिए दोस्तों। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिए कि अगर हमारी कोई गलती है तो उस गलती का हम सुधार करेंगे, लेकिन उस गलती का आप वहाँ पे उल्लेख कर सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, और इसके अलावा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।